हेलो स्टूडेंट्स, आप सबका फिर एक बार स्वागत है अपने चैनल पे। इसका नाम है एडवन। तो आज मैं आपके लिए फिर लेकर आ चुका हूँ करंट इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर के कुछ न्यूमेरिकल्स जो कि बेस है हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट के ऊपर। तो चलिए देखते हैं ये न्यूमेरिकल्स कैसे होने वाले हैं। और इस वक्त के बोर्ड पेपर में हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट के ऊपर के जो न्यूमेरिकल्स है वो आने के चांसेस ज़्यादा है, तो आप इसके ऊपर थोड़ा ध्यान दीजिए। आई होप कि आपको इससे बहुत मदद मिलेगी। तो चलिए फिर स्टार्ट करें आज के न्यूमेरिकल्स। ओके स्टूडेंट्स, आप यहाँ पे देख सकते हो हमारे पास यहाँ पे सबसे पहला क्वेश्चन है जो कि है एन इलेक्ट्रिक फैन रन्स फ्रॉम द 220 वोल्ट मेंस। ओके, सिंपल बात है कि हमारे घर पे जो इलेक्ट्रिक करंट आता है, मतलब हमारे घर में जो बोर्ड लगा हुआ है उसमें जो करंट आता है उसका जो वोल्टेज है वो 220 वोल्ट है, जिसे हम लोग कहते हैं मेंस। ओके, द करंट फ्लोइंग थ्रू इट इज 0.5 एम्पियर। ओके, सो यहाँ पे एक इलेक्ट्रिक फैन है जो कि 220 वोल्ट पे चल रहा है, यानी कि वो एसी पे चल रहा है, एसी करंट पे। और उसमें से 0.5 एम्पीयर ऑफ करंट पास हो रहा है। एट व्हाट रेट इज इलेक्ट्रिक एनर्जी ट्रांसफॉर्म बाय द फैन? हाउ मच एनर्जी इज ट्रांसफॉर्म इन 2 मिनट्स? ओके, सो यहाँ पे हमारे पास दो क्वेश्चन है। सबसे पहला क्वेश्चन है एट अ व्हाट रेट इज इलेक्ट्रिक एनर्जी ट्रांसफॉर्म बाय अ फैन एंड हाउ मच एनर्जी ट्रांसफॉर्म इन 2 मिनट्स? सो हमें इन दो क्वेश्चंस के आंसर्स करने हैं। ओके, तो फिर चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे हमें करना ये है कि सबसे पहले हम लोग एक काम कर लेते हैं, तो जो भी गिवन डाटा है वो इसे लिख लेते हैं ताकि हमें हर बार क्वेश्चंस को पढ़ने आना पड़े। तो चलिए फिर, तो यहाँ पे हमें लिखना है गिवन। ओके, सो हमारा गिवन क्या है? इलेक्ट्रिक फैंस रन्स फ्रॉम द 220 वोल्ट। सो हमारा पोटेंशियल डिफरेंस है विच इज अ पीडी 220 वोल्ट्स मेंस इसलिए लिखा है कि हमें समझ आए कि एसी है। वैसे इसकी कुछ ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मतलब नहीं लग रही। यहाँ पे एसी है, डीसी है, उसके ऊपर नहीं है क्वेश्चन, पर स्टिल यहाँ पे हम लोगों ने लिखा है ताकि ये समझ आए कि ये 220 वोल्ट एसी है ना कि डीसी। ओके, देन द करंट फ्लोइंग थ्रू इट इज 0.5 एम्पियर। सो करंट आई इज इक्वल्स टू 0.5 एम्पियर। ओके, फिर हम लोग आते हैं अपने क्वेश्चन के ऊपर। सो हम यहाँ पे लिखने वाले हैं टू फाइंड। ओके, सो हमें क्या फाइंड करना है? एट व्हाट रेट इज इलेक्ट्रिक एनर्जी ट्रांसफॉर्म बाय द फैन? मतलब कितने रेट पे इसमें से इलेक्ट्रिक एनर्जी पास हो रही है। ओके, यानी कि यहाँ पे हमें ये बताना है कि इसमें से कितना पावर जा रहा है, यानी कि कितना पावर कंज्यूम कर रहा है विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। सो हमें यहाँ पे पावर को फाइंड करना है। ओके, एंड आफ्टर दैट हाउ मच एनर्जी इज ट्रांसफॉर्म इन 2 मिनट? उसके बाद का जो क्वेश्चन है यहाँ पे आप देख सकते हो, वो ये बता रहा है कि हमें यहाँ पे एनर्जी फाइंड करनी है। सो ये एनर्जी नथिंग बट इलेक्ट्रिक एनर्जी। इलेक्ट्रिक एनर्जी, तो ऊपर है पी, पी को फाइंड करना है और नीचे ई को फाइंड करना है। ओके, सो चलो फिर स्टार्ट करें। ओके, तो पी नथिंग बट पावर। सो पावर क्या होती है? सबसे पहले हम लोग ये समझ लेते हैं कि पावर क्या होती है। सो पावर जनरली होता है वर्क अपॉन टाइम और एनर्जी अपॉन टाइम। सो वर्क क्या है? सिंपल बात है, जैसे हमारे नॉर्मल टर्म में हम लोग वर्क को किसे कहते हैं? तो वर्क को हम लोग कहते हैं फोर्स मल्टीप्लाई डिस्प्लेसमेंट को। यानी कि कोई भी वर्क साइंटिफिक टर्म में हम उसे ही कहेंगे जहाँ पे किसी चीज़ पे फोर्स लगा हो और उस फोर्स के कारण डिस्प्लेसमेंट हुआ हो, तो हम लोग उसे वर्क कहेंगे। सो इन केस ऑफ इलेक्ट्रिक और इलेक्ट्रिसिटी हम लोग कहेंगे वर्क को, वर्क इज इक्वल्स टू वोल्टेज मल्टीप्लाई चार्ज। यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से या वोल्टेज की वजह से जो चार्ज में मूवमेंट क्रिएट होती है उसे हम लोग कहेंगे वर्क। सो जैसे कि अगर मैं यहाँ पे समझाऊँ आपको, सो लेट्स से कि कोई कंडक्टर है और इसके दोनों तरफ पोटेंशियल डिफरेंस है, मतलब हम लोगों ने यहाँ पे कुछ पोटेंशियल लगाया हुआ है, कुछ बैटरी लगाई हुई है। ओके, इस तरह से तो ये कंडक्टर है। तो इस कंडक्टर में से लेट्स से यहाँ पे इलेक्ट्रॉन से बहुत से पहले थे यहाँ पे। सो क्या होगा? बिकॉज इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो नेगेटिव चार्ज होते हैं, सो वो इस तरफ खींचे जाएंगे, वो पॉजिटिव टर्मिनल के यहाँ पे खींचे जाएंगे। सो ये इस तरफ आएंगे। ओके, सो बिकॉज पोटेंशियल की वजह से चार्ज में मोमेंटम क्रिएट हुआ है, सो हम लोग इसे ही कहते हैं वर्क। सो ये चार्ज जो वर्क कर रहे हैं उसे हम लोग वर्क कहेंगे। बिकॉज ऑफ दैट वर्क हमारा जो भी अप्लायंस या कुछ भी चीज़ें
वो चलती है या इलेक्ट्रिक एनर्जी की वजह से उसे मूवमेंट मिलती है या कुछ भी वर्क होता है। ओके, सो हम लोगों ने समझ लिया कि एग्जैक्टली क्या है। सो उसी इसी वर्क को हम लोग कहने वाले हैं वर्क जो इलेक्ट्रिसिटी की वजह से हो रहा है। सो ये जो वर्क है उसे हम लोग W इज इक्वल्स टू वी मल्टीप्लाई क्यू कहेंगे। ओके, करंटली हमें इस वर्क की कोई ज़रूरत नहीं है, हमें इसी की ज़रूरत है। सो W इज नथिंग बट अ V मल्टीप्लाई Q। सो लेट से हम लोग यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर ले। सो P विच इज अ W बाई T और P और W इज इक्वल टू V मल्टीप्लाई Q अपॉन T। और एक चीज़ आपको पता है कि Q क्या होता है? सो Q होता है करंट मल्टीप्लाई टाइम, क्योंकि करंट जो होता है वो होता है चार्ज विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। करंट इज नथिंग बट चार्ज फ्लोइंग विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। सो करंट हो गया क्यू बाई टी। सो क्यू हो गया यानी चार्ज हो गया करंट मल्टीप्लाई टाइम। सो लेट्स से कि हम लोग इस वैल्यू को यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर ले तो हमें क्या मिलेगा? सो पी इज इक्वल्स टू वी मल्टीप्लाई आई मल्टीप्लाई टी तो अपॉन टी। जब आप देख सकते हो यहाँ पे अपना टी टू टी गया, सो हमें क्या मिला? पी इज इक्वल्स टू वी मल्टीप्लाई आई और वी आई। ओके, सो पावर नथिंग बट प्रोडक्ट ऑफ वोल्टेज मल्टीप्लाई करंट। ओके, सो पावर नथिंग बट वोल्टेज करंट। सो पावर नथिंग बट प्रोडक्ट ऑफ वोल्टेज एंड करंट। ओके, सो अगर वोल्टेज एंड करंट को हम लोग मल्टीप्लाई कर दे तो जो वैल्यू आएगी उसे हम लोग पावर कहेंगे। तो चलिए फिर, हमें समझ आ चुका है कि हमें वोल्टेज और करंट का प्रोडक्ट बनाना है। और अभी आप देख सकते हो यहाँ पे कि हमारे पास पोटेंशियल डिफरेंस यानी कि वोल्टेज भी है और करंट भी है। तो जस्ट हमें इसका प्रोडक्ट बनाना है एंड देन अपना काम हो गया। सो P इज इक्वल्स टू वी आई। वोल्टेज कितना है? 220 वोल्ट। करंट है 0.5 एम्पियर। टोटल कितना हो गया ये? सिंपल है, 220 का हाफ जो कि है 110। पावर है 110, 110 वैट। ओके, सो W पावर हम लोग वैट में मेजर करते हैं, सो हम लोग यहाँ पे लिखने वाले W नथिंग बट वैट। ओके, सो यहाँ पे हमारा आ चुका है, एक का तो आंसर आ चुका है। यहाँ पे आप देख सकते हो पावर हम लोगों ने फाइंड कर लिए। अभी हमें फाइंड करना है इलेक्ट्रिक एनर्जी। तो चलिए फिर स्टार्ट कर ले। सो इलेक्ट्रिक एनर्जी क्या होती है? सो इलेक्ट्रिक एनर्जी होती है E इज इक्वल्स टू इलेक्ट्रिक एनर्जी E इज इक्वल्स टू P मल्टीप्लाई T। P क्या है? P अपना है वी आई जो कि है पावर। सो लेट्स से कि E इज इक्वल्स टू पी टी। सो P है वी आई, सो इट्स अ वी आई टी। ये कुछ इस तरह से आता है। इलेक्ट्रिक एनर्जी मतलब जो कि इलेक्ट्रिसिटी है जिसे हम लोग कहते हैं, वो एक टाइप की एनर्जी है। बिकॉज उस एनर्जी की वजह से जो भी हमारे अप्लायंसेस है, जो भी हमें चीज़ को चलाना है, मोटर हो, गीज़र हो, जो भी अप्लायंस आपके घर में है जो इलेक्ट्रिसिटी के ऊपर चल रहे हैं, वो एक इलेक्ट्रिक एनर्जी की वजह से चल रहे हैं। जो एनर्जी फिर आगे जाकर ट्रांसफॉर्म होती है मैकेनिकल एनर्जी में या कुछ हीट एनर्जी में या कुछ भी एनर्जी में। जो भी एनर्जी हमें कन्वर्ट करनी है उसे हम लोग कन्वर्ट कर लेते हैं। सो जो इलेक्ट्रिसिटी की जो एनर्जी है उसका जो टर्म ई है वही इज इक्वल्स टू पी टी है। यानी कि उसमें जो भी अप्लायंस है उसमें जितना भी पावर ट्रांसफर हो रहा है इन टाइम, तो अगर उसका हम लोग प्रोडक्ट कर ले तो हमें पता चलेगा कि उसमें से कितना एनर्जी फ्लो हो रहा है। ओके, सो हमें समझ आ चुका है कि ई इज इक्वल्स टू पी टी। सिंपल है, हम लोग अभी इसे सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास पी की वैल्यू तो पहले से मौजूद है, हमें बस टाइम चाहिए। सो टाइम इन लोगों ने यहाँ पे दिया है और टाइम इन लोगों ने बोला है, यहाँ पे आप देख सकते हो 2 मिनट्स। ओके, सो यहाँ पे 2 मिनट्स बोला है। सो हमें पहले तो उसको 2 मिनट्स को सेकेंड्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे हम लोग ऐसा यूनिट में करने वाले, मिनट्स में नहीं करने वाले, हम लोग सेकंड में करने वाले। सो 2 मिनट्स जो होते हैं वो अगर सेकंड में कर ले हम लोग, सो 2 मिनट्स को हमें सेकंड में करना होगा तो 1 मिनट होता है 60 सेकेंड्स। तो 2 मिनट्स हो गए 2 × 60 विच इज इक्वल्स टू 120 सेकेंड्स। ओके, और हमारा पावर है 110 मल्टीप्लाई 120 सेकेंड्स। ओके, ई इज इक्वल्स टू पी मल्टीप्लाई टी। सो कितना हो गया फिर ये हो गया 13200 जूल्स। ओके, 0000 और 11, 11 2 ज़ा 22, 11 1 ज़ा
11 एंड जो ऊपर के 2 है उसको मिला के 13, सो आ गया 13 200 और इसका यूनिट जो है वो है जूल्स बिकॉज इट्स वन टाइप ऑफ एनर्जी। ओके, सो हमारा आंसर यहाँ पे आ चुका है। आंसर लिख लेते हैं हम लोग। आंसर इज, तो पावर इज, जो कि हमारा पहला था 110 watt एंड सेकेंड इलेक्ट्रिक एनर्जी इज 13 200 जूल्स। ओके, सो हम लोगों ने सबसे पहला वाला क्वेश्चन सक्सेसफुल यहाँ पे कर लिया है। आई होप कि आपको ये समझा होगा। अभी हम लोग बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, तो चलिए फिर। ओके, तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आप देख सकते हो। यहाँ पे इस वक्त हमें पूछा है इलेक्ट्रिक आयन के बारे में। तो एन इलेक्ट्रिक आयन ऑफ रेजिस्टेंस 20 ओहम टेक्स अ करंट ऑफ 5 एम्पियर। सो रेजिस्टेंस है 20 ओहम और करंट है 5 एम्पियर। कैलकुलेट हीट डेवलप इन 0.5 मिनट्स। ओके, सो लेट्स से सबसे पहले हम लोग गिवन लिख ले। यहाँ पे गिवन अपना क्या है, कौन सा डाटा है जो हमें रिक्वायर्ड है। सबसे पहले है रेजिस्टेंस आर जो कि है 20 ओहम एंड देन करंट आई जो कि है 5 एम्पियर। ओके, देन व्हाट टू फाइंड, हमें क्या फाइंड करना है, टू फाइंड हीट डेवलप। सिंपल बात है, आप जो घर पे आयन यानी कि इस्त्री यूज करते हो, इलेक्ट्रिक आयन जिससे आप कपड़ों को प्रेस करते हो, वो इलेक्ट्रिक आयन सिंपल बात है उसमें हीटिंग होता है। उस हीट की वजह से ही कपड़े प्रेस होते हैं। सो जो हीटिंग इफेक्ट हो रहा है, तो हमें फाइंड करना है कि कितना हीट हो रहा है, कितनी गर्मी उसमें से निकल रही है, तो हमें ये फाइंड करना है। और हमें हमारे पास जो रेजिस्टेंस की वैल्यू, उसमें जो रेजिस्टेंस लगा हुआ है उसकी वैल्यू भी है और उसमें से जो करंट पास हो रहा है उसकी वैल्यू है। चलिए फिर फाइंड कर ले। ओके, सो हीट का जो फॉर्मूला है वो क्या है, हीट का फॉर्मूला अपने पास ये H इज इक्वल्स टू आई स्क्वायर आर टी। ओके, हीट H इज इक्वल्स टू आई स्क्वायर आर टी और इट इज नथिंग बट जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। सो इसे हम लोग जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग कहते हैं। ओके, वी स्टेट दैट heat in electric conductor is directly proportional, heat in electric conductor is directly proportional to the current square, directly proportional to resistance, directly proportional to time in which current flows. Okay, मतलब किसी भी कंडक्टर में से, कोई भी कंडक्टर है, लेट्स से एक कंडक्टर है, तो इसमें से अगर करंट पास हो रहा है, इसमें से करंट पास हो रहा है, सो इसमें जो भी हीट प्रोड्यूस होगी, इसमें जो भी हीट प्रोड्यूस होगी वो उसके करंट के स्क्वायर के ऊपर, रेजिस्टेंस, इस कंडक्टर में कितना रेजिस्टेंस है उसके ऊपर, और कितने वक्त तक इसमें से करंट पास हुआ, कितने वक्त तक इसमें से करंट पास हो रहा था, उस टाइम के ऊपर डिपेंड है। ओके, सो उसी के ऊपर हमारा कोई जो फॉर्मूला है वो निकल के आता है H इज इक्वल्स टू आई स्क्वायर आर टी। ओके, सो हमें समझ आया कि हीट का फॉर्मूला क्या है, बस हमें अभी सब्स्टिट्यूशन करना है। ओके, सो यहाँ पे आप देख सकते हो कि हमारे पास रेजिस्टेंस दिया है, करंट दिया है और जो टाइम दिया है वो है 0.5 मिनट। सो हम लोग यहाँ पे टाइम भी लिख लेते हैं। आई थिंक मैंने यहाँ पर टाइम नहीं लिखा है, तो t इज इक्वल्स टू 0.5 मिनट। तो 0.5 मिनट लिखा है, सेकंड में कन्वर्ट करना पड़ेगा, सिंपल है, मल्टीप्लाई 60 करना पड़ेगा। सो यहाँ पे आ गया 30 सेकेंड्स। ओके, आधा मिनट मतलब 30 सेकेंड्स। ओके, सो हमारे पास टाइम है, करंट है और रेजिस्टेंस भी। सो लेट्स सब्स्टिट्यूट हियर, H इज इक्वल्स टू आई स्क्वायर आर टी। ओके, करंट का स्क्वायर। सो करंट कितना है, सो वो करंट है 5 एम्पियर। सो 5 का स्क्वायर मल्टीप्लाई आर कितना है 20 ओम, मल्टीप्लाई टाइम कितना है 30 सेकेंड्स। ओके, 5 का स्क्वायर कितना आ रहा है 25, मल्टीप्लाई 20 मल्टीप्लाई 300। ओके, सो इसका आंसर कितना आएगा, अगर हम लोग इसे मल्टीप्लाई कर ले तो ये अराउंड आ रहा है 15,000 जूल्स। ओके, हीट हो रहा है 15,000 जूल्स। ये एक एनर्जी है, इट इज़ अ हीट एनर्जी। सो हम लोग इसे जूल्स में मेजर करने वाले हैं। हम लोग इसे 1.5 मल्टीप्लाई 10⁴ जूल्स भी कह सकते हैं।
ओके, सो हमारा ये भी हो चुका है। ओके, सो हमारा आंसर क्या आ गया? आंसर है हीट डेवलप 1.5 मल्टीप्लाई 10⁻⁴ जूल्स। ओके, सो ये हमारा ओवरऑल आंसर है, इतना एनर्जी, हीट एनर्जी प्रोड्यूस हुआ। ओके, तो आई होप कि आपको ये भी क्वेश्चन समझ आया होगा कि एग्जैक्टली यहाँ पे क्या पूछा था और हम लोगों ने किस तरह से सॉल्व किया है। तो चलिए फिर बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ओके, तो हमारा थर्ड क्वेश्चन यहाँ पे क्या बता रहा है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे बोला है 200 जूल्स ऑफ हीट इज प्रोड्यूस इन 10 सेकेंड। तो फिर पहले ही बोला है कि यहाँ पे 200 जूल्स ऑफ हीट प्रोड्यूस हुई है 10 सेकेंड के टाइम इंटरवल में इन अ 5 ओम रेजिस्टेंस। ओके, सो लेट्स से कि ऐसा कुछ रेजिस्टेंस यहाँ पे है सर्किट में जो कनेक्टेड है। ओके, कुछ ऐसा कनेक्टेड है। सो लेट्स से कि इसमें हीट प्रोड्यूस हुआ और ये जो रेजिस्टेंस है उसकी जो वैल्यू है वो 5 ओम है। ओके, और 10 सेकेंड इसमें से करंट पास हुआ, उससे कुछ हीट प्रोड्यूस हुआ है जो कि 200 जूल्स। ओके, 200 जूल्स ऑफ हीट प्रोड्यूस हुआ है। फाइंड द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द रेजिस्टर्स। सो इसे हमें पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड करना है। ओके, सिंपल है, हमें ये फाइंड करना है। ओके, सो एक और बात मैं अभी यहाँ पे बता दूं कि यहाँ पे जो हीट के बारे में बोल रहा है, इट्स नॉट अ टेम्परेचर। ओके, मतलब आप ये नहीं समझ लेना कि ये टेम्परेचर बता रहा है या कुछ हम लोग 200 जूल्स यानी कि कोई टेम्परेचर की वैल्यू है, नहीं। सो टेम्परेचर और हीट इसमें डिफरेंस होता है। हीट जो होती है वो एक एनर्जी है, इट्स वन टाइप ऑफ एनर्जी। और जो टेम्परेचर है वो एक रिलेटिव क्वांटिटी है। जैसे कि हम लोग जो नॉर्मल थर्मामीटर यूज़ करते हैं जो कि होता है सेल्सियस में, लेट्स से कि हम लोग सेल्सियस में नॉर्मली थर्मामीटर जो होता है वो सेल्सियस में होता है, या हम लोग जो टेम्परेचर के लिए फ़ारेनहाइट भी होता है या केल्विन भी होता है, वो छोड़ दो, हम लोग नॉर्मली सेल्सियस में मेजर करते हैं। सो इट्स अ रिलेटिव क्वांटिटी, यानी कि वो ये बता रहा है कि 0 डिग्री और 100 डिग्री इसके बीच में ही वो कैलकुलेट करता है। सो 0 डिग्री इज द वाटर वेयर वाटर फ्रीजेस। सो पानी जहाँ पे पूरी तरह से सॉलिड यानी कि आइस बन जाता है वो 0 डिग्री है। मतलब जिसके नीचे पानी अपना जो स्टेट है फ्रॉम लिक्विड टू सॉलिड या आइस में बदल लेता है। और वही 100 डिग्री जो है वहाँ पे वाटर जो है वो गैस में यानी कि लिक्विड से गैस में कन्वर्ट होता है। सो इट्स रिलेटिव टू द वाटर। हम लोग पानी के रिलेटिव में अपना टेम्परेचर मेजर कर रहे हैं। टेम्परेचर जो होता है वो रिलेटिव क्वांटिटी है, जैसे कि पोटेंशियल डिफरेंस। यहाँ पे जो पोटेंशियल चीज़ है वो एक एनर्जी है, वो एक एनर्जी को शो कर रहा है, पोटेंशियल। और वही पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो एक रिलेटिव क्वांटिटी है, यानी कि एक जगह पे कितना पोटेंशियल है उसके रिलेटिव में दूसरी जगह पे कितना पोटेंशियल है। सो इट्स कॉल्ड पोटेंशियल डिफरेंस। वैसे टेम्परेचर है जो कि डिफरेंस बता रहा है, ना कि उसमें एक्चुअल कितना हीट है। और जो हीट है वो एक्चुअल एनर्जी है जो वहाँ पे एग्जिस्ट करती है या वहाँ पे उस वक्त है। ओके, सो हम लोग उस हीट को फाइंड करने वाले हैं, ना कि टेम्परेचर को। सो कोई भी इससे टेम्परेचर से मतलब टेम्परेचर से कंफ्यूज ना हो, इसे ऐसा ना समझ लेना कि ये कोई टाइप किसी टाइप का टेम्परेचर है। ओके, तो चलो फिर स्टार्ट करते हैं और इसे फाइंड करते हैं हम लोग कि कितना पोटेंशियल यहाँ पे होगा, यानी कितना पोटेंशियल अक्रॉस रजिस्टर होगा। सिंपल बात है, यहाँ पे हम लोग पहले गिवन लिखने वाले। सो गिवन क्या है, E which is a 200 joules heat produced in 10 सेकेंड। ओके, यहाँ पे पहले से सेकंड में टाइम दिया है तो कुछ कन्वर्जन करने की जरूरत नहीं है। रेजिस्टेंस दिया है 5 ओम। फाइंड पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस रजिस्टर्स। ओके, टू फाइंड करना है पोटेंशियल। ओके, पोटेंशियल डिफरेंस पीडी फाइंड करना है। ओके, चलो फिर फाइंड कर लिया हम लोग। सो आपको पता ही है पीडी हम लोग वी में वी लिखते हैं। ओके, सो सिंपल बात है, अपना ई इलेक्ट्रिक एनर्जी इज अ पी मल्टीप्लाई टी। सिंपल, और जो पी है वो है वी मल्टीप्लाई आई मल्टीप्लाई टी। ओके, सो यहाँ पे हमारे पास ई है, हमारे पास टी है, बट हमारे पास आर आर है, ना कि आई आई नहीं है। और हमें वी फाइंड करना है। हम लोग क्या यूज कर सकते हैं, सिंपल बात है, हम लोग आई की जगह पे वी मल्टीप्लाई आई की जगह पे वी अपॉन आर भी लिख सकते हैं। सिंपल है, आई इज इक्वल्स टू वी अपॉन आर जो कि ओम्स लॉ है।
सो लेट्स से कि आई की जगह पे मैं अगर वी अपॉन आर डाल दूँ, सो यहाँ पे मुझे मिलेगा वी स्क्वेयर टी अपॉन आर। सो एनर्जी नथिंग बट वी स्क्वेयर टी अपॉन आर। हाँ, सिंपल है, मुझे वोल्टेज फाइंड करना है, मेरे पास टाइम है, रेजिस्टेंस है और इलेक्ट्रिक एनर्जी भी है। यानी कि यहाँ पे जितने भी कंपोनेंट्स है, यहाँ पे जितने भी कंटेंट है, वो मेरे पास सब कुछ है, सारा डाटा है। सो हम लोग इस फॉर्मूला की हेल्प से फाइंड कर सकते हैं। ओके, सो हम लोग यूज करने वाले हैं ये फॉर्मूला। चलो फिर स्टार्ट कर ले। सो E इज इक्वल्स टू वी स्क्वेयर टी बाय आर, बट हमें V फाइंड करना है। सो हम लोग एक काम करेंगे, जो रेजिस्टेंस है उसे वहाँ पे लेके जाएंगे। सो यहाँ पे आएगा V इज इक्वल्स टू ई आर, ये आर यहाँ पे चला गया, देन टाइम है वो इनवर्स में आ गया, और जो इसका वी स्क्वेयर है यहाँ पे आके स्क्वायर रूट बन गया। सो वी इज इक्वल्स टू रूट ऑफ ई आर अपॉन टी। ओके, तो फिर फाइंड करें चलो। सो एनर्जी अपने पास कितना है, अराउंड 200। ओके, सो इसे मैं ऐसे कर लूँ, एनर्जी है 200, तो इसको एक एक करके सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं। वी इज इक्वल्स टू रूट ऑफ 200 एनर्जी ई मल्टीप्लाई आर। आर कितना है, आर है अपना 5, पे देख सकते हो यहाँ पे 5 अपॉन टाइम है 10 सेकेंड्स। ओके, सो रूट ऑफ 200 का लेट से ये देखो आप, यहाँ पे 0 चला गया, ये ऊपर बचा 20, 20 मल्टीप्लाई 5, 20 मल्टीप्लाई 5 100, नीचे तो 1 है, सिंपल यहाँ पे आ गया 100, और रूट ऑफ 100 इज 10, सो वी इज अ 10 वोल्ट। ओके, सो हमारा आंसर यहाँ पे आ चुका है। आंसर, पोटेंशियल डिफरेंस PD across resistor is 10 वोल्ट। पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस रेजिस्टर इज 10 वोल्ट। ओके, सो यहाँ पे हमें सक्सेसफुली हम लोगों ने ये फाइंड कर लिया है। आई होप कि आपको ये भी समझा होगा। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ओके, तभी हम लोग पहुंच चुके हैं अपने चौथे क्वेश्चन की तरफ, यानी फोर्थ क्वेश्चन की तरफ। तो चलिए देखते हैं कि फोर्थ क्वेश्चन क्या कहता है। एन इलेक्ट्रिक रेफ्रिजरेटर, ओके, यहाँ पे रेफ्रिजरेटर का वर्ड यूज किया है, मतलब यहाँ पे एक फ्रिज या रेफ्रिजरेटर है, रेटेड 500 वैट। 500 वैट का उसका रेट है, यानी कि 500 वैट पे वो चलता है। ऑपरेट फॉर 6 डे पर डे, एक दिन में सिर्फ 6 घंटे तक वो चालू रहता है। व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ एनर्जी टू ऑपरेट इट फॉर 30 डेज, ओके, एट 4.5 पर किलोवाट। ओके, सो ये एक अलग टाइप का क्वेश्चन है। यहाँ पे हमें ये पूछा है कि हम लोग जो नॉर्मली अपने घर में जो फ्रिज यूज करते हैं या रेफ्रिजरेटर यूज करते हैं, आप लोग कुछ भी बोल सकते हो उसे, जो कुछ ऐसा होता है। सिंपल मैं यहाँ पे डायग्राम निकाल के दिखा रहा हूँ, वैसे इस डायग्राम की कोई ज़रूरत नहीं है, सबको तो पता ही है। ओके, लेट्स से ये ऐसा कुछ है। ओके, ये रेफ्रिजरेटर है और ये प्लग होता है यहाँ पे 3 पिन से। देन सिंपल है, ये 500 वैट पे चलता है, यानी कि ये 1 घंटे में 500 वैट, 1 घंटा चलने के लिए 500 वैट तक एनर्जी या पावर कंज्यूम कर लेता है। सो ये कितना घंटे, सो ये 6 घंटे चलता है दिन का, यानी कि एक दिन में, एक डे में टोटल 6 घंटा चलता है। एक दिन में 24 घंटे होते हैं, उसमें 6 घंटे चलता है, तो बचा हुआ कितना, 24 में से अगर हम लोग 6 को सब्ट्रैक्ट कर ले तो बचता है अपना 18। सो 18 हर्ट्ज ये बंद रहता है, ये नहीं चलता। ओके, 18 हर्ट्ज तक नहीं चलता, ओनली 6 घंटा, यानी कि 6 हर्ट्ज। सो ऐसे वो 30 दिनों तक चलता रहा। ओके, और उसके बाद हमें ये फाइंड करना है कि उस फ्रिज ने कितना एनर्जी लिया है टू ऑपरेट, वर्क करने के लिए, चालू रहने के लिए कितना एनर्जी कंज्यूम किया, कितना पावर लिया है। और सिंपल बात है, हम लोग 1 महीना होने के बाद उसका इलेक्ट्रिक बिल पे करेंगे। सो 1 महीने के बाद, यानी कि 30 दिन के बाद हमें टोटल उसका कितना बिल पे करना पड़ेगा। अगर 1 किलोवाट अगर कंज्यूम हो गया तो उसका जो रेट है
कमर्शियल रेट, जिसे हम लोग कमर्शियल रेट कहते हैं, वो कमर्शियल रेट है 4.5 पर किलोवाट। पर किलोवाट, ये जो आप देख सकते हो यहाँ पे, पर किलोवाट, पर किलोवाट हर, यानी कि 1 घंटे में कितना किलोवाट कंज्यूम किया है, ये जो पर किलोवाट हर जो यूनिट है, वो एक कमर्शियल यूनिट है, जो कि एनर्जी का एक कमर्शियल यूनिट है, जो कि एक टाइप का एनर्जी बता रहा है, बट वो जूल्स में नहीं फाइंड करने वाले हम लोग। कमर्शियल यूनिट जो कि है किलोवाट हर, उसमें फाइंड करने वाले। ओके, सो इट्स वन टाइप ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी। ओके, इलेक्ट्रिक एनर्जी का यूनिट है वो। जैसे हम लोग इलेक्ट्रिक एनर्जी जूल्स में फाइंड करते हैं फॉर साइंटिफिक रीजन, हम लोग फिजिक्स में आएंगे तो हम लोग उसे जूल्स में फाइंड करेंगे। बट जब हम लोग कमर्शियल में जाएंगे, यानी कि हम लोग रोजमर्रा की लाइफ में, हम उसे किलोवाट हर में फाइंड करने वाले। ओके, सो वो ये है। सो आपको समझ आया ओवरऑल क्वेश्चन कि एग्जैक्टली यहाँ पे क्या बोला है। एक फ्रिज है जो 500 वैट पे चल रहा है, और वो दिन का 6 घंटा चलता है, ऐसे वो 30 दिन तक चला है। अभी 30 दिन के बाद अगर 4.5 पर किलोवाट के रेट पे अगर हम लोग पैसा पे करने जाए तो कितना हमें पे करना पड़ेगा। ओके, चलो फिर फाइंड कर लें, हमें कॉस्ट फाइंड करना है। सो एक काम कर लेते हैं, ये पार्ट तो आपको समझ आ चुका है, तो हम लोग इसे रफ कर लें। सो यहाँ पे पावर कितना है, पावर रेटेड वो है 500 वैट। ये पावर रेटिंग है, यानी कि वो 1 घंटा अगर चला तो पावर 500 वैट इतना कंज्यूम करेगा। सो इट्स अ रेटिंग। ओके, देन वो कितना ऑपरेट करता है, वो 6 हर पर डे ऑपरेट हो रहा है। ओके, सो हम लोग इसे लेंगे कि लेट्स से कि ये टाइम है 6 हर पर डे, और ऐसे वो 30 दिन तक चला है। डी इज फॉर डे। ओके, डी इज फॉर डे, 6 हर पर डे, ऐसे 30 दिन तक। ओके, यहाँ पे मैं गलती से 3 लिखा, 30 दिन तक वो चल रहा है। सो ये टाइम हो गया। व्हाट इज अ कॉस्ट, तो हमें कॉस्ट फाइंड करनी है 30 दिन का। अगर रेट है, रेट का हम लोग आर लिख लेते हैं, आर फॉर रेट 4.5 पर किलोवाट हर। ओके, पर किलोवाट हर। सो हमें ये फाइंड करना है। फाइंड क्या करना है, टू फाइंड कॉस्ट। ओके, हमें कॉस्ट फाइंड करनी है। चलो फिर, सो कॉस्ट क्या है। सो कॉस्ट फाइंड करने के लिए हमें पहले ये फाइंड करना पड़ेगा कि हम लोगों ने टोटल, मतलब उस रेफ्रिजरेटर ने टोटल कितना इलेक्ट्रिक एनर्जी कंज्यूम किया है पूरे 30 दिन में। फिर हम लोग उसे किलोवाट में कन्वर्ट करेंगे, यानी कि उसमें से किलो जो है डिवाइड करके जो भी आएगा उससे रेट को मल्टीप्लाई करने वाले। सबसे पहले हम लोग इलेक्ट्रिक एनर्जी को फाइंड करते हैं। सो इलेक्ट्रिक एनर्जी आप सबको पता ही है, ई इज इक्वल्स टू पी टी। ई इज इक्वल्स टू पी टी, ई इज इक्वल्स टू पावर मल्टीप्लाई टाइम। तो हमारा पावर कितना है, पावर है 500, मतलब वो 500 वैट तक कंज्यूम कर रहा है। टाइम कितना है, 6 डेज, 6 हर पर डे फॉर 30 डे। ओके, 6 हर पर डे फॉर 30 डे। तो ये कितना हो गया फिर, डे डे गया, डे यानी कि पर डे। सो 30 × 6, ये हो गया 180 हर्स, 180 हर्स इन 30 डेज। एंड नाउ मल्टीप्लाई बाय 500, सो ये हो चुका है 90,000। सो यहाँ पे मैं अभी यूनिट क्या यूज़ करूँ, मैं यहाँ पे जूल्स यूज़ कर सकता हूँ क्या। सो नहीं, मैं यहाँ पे जूल्स नहीं यूज़ कर सकता, क्योंकि यहाँ पे मैंने हर्स में कैलकुलेट किया है, ना कि सेकेंड्स में। जूल्स को अगर आना होगा तो हमें उसको सेकेंड में कन्वर्ट करके फिर फाइंड करना पड़ेगा, बट यहाँ पे हम लोगों ने डायरेक्टली हर्स में फाइंड किया है। सो यहाँ पे आ चुका है, सिंपल है। पावर का जो यूनिट होता है उसे हम लोग वैट कहते हैं, टाइम का यूनिट हम लोगों ने यहाँ पे हर्स लिया है, हर्स। सो ये वैट हर में आ चुका है, वैट हर, 90,000 वैट हर। सो अगर हमें इसे किलो वैट हर में करना होगा, सिंपल है, एनर्जी को हमें 1000 से डिवाइड करना पड़ेगा अपॉन 1000। तो फिर ये आएगा किलो वैट हर में। तो ये कितना हो गया फिर, ये हो गया 90 किलो वैट हर, यानी ओवरऑल 30 दिन में इसने 90 किलोवाट इतना एनर्जी कंज्यूम कर लिया है। ओके, तो अभी हमें रेट के हिसाब से फिर इसे फाइंड करना है। तो टोटल कॉस्ट हो गया, क्या, आर मल्टीप्लाई ई। इस वक्त आर क्या है, सो रेट है। तो रेट कितना है, 4.5 रुपीज पर किलोवाट हर। और हम लोगों ने कितना इलेक्ट्रिक एनर्जी कंज्यूम किया है, हम लोगों ने 90 किलोवाट हर
कंज्यूम किए। तो ये कितना हो गया फिर, किलोवाट किलोवाट चला गया, टोटल 405 रुपीज़। ओके, सो हमारा कॉस्ट यहाँ पे आ चुका है। टोटल 30 दिन में इसने 405 रुपीज़ यानी कि 405 रुपीज़ का बिल बना दिया है। ओके, सो यहाँ पे हमें इसके 405 रुपीज़ पे करने पड़ेंगे। ठीक है, सो अपना हो चुका है, हम लोगों ने ये क्वेश्चन भी सक्सेसफुली कर लिया है। चलो फिर अभी बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, जो कि 2018 के बोर्ड पेपर में आया था। यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे मैंने लिखा भी है, ये क्वेश्चन 2018 के बोर्ड पेपर में आया था। सो यहाँ पे क्या बोला है, यहाँ पे एक क्वेश्चन में 2 सब क्वेश्चन है, सो हमें उस तरह से फिर प्रिपेयर करना पड़ेगा। जैसे हम लोग पहला वाला सॉल्व करते हैं। सो पहले वाला का गिवन क्या है, अ फ्यूज इज रेटेड 8 एम्पियर। एक फ्यूज है जो 8 एम्पियर का है। कैन इट बी यूज विथ एन इलेक्ट्रिक अप्लायंस रेट 5 किलोवाट 200 वोल्ट, गिव अ रीजन। सो यहाँ पे एक रीजन वाला क्वेश्चन है कि मतलब यहाँ पे ऐसा पूछा है कि एक फ्यूज है जो हम लोग इलेक्ट्रिक सर्किट में यूज करते हैं। आपको पता ही होगा फ्यूज क्या करता है। एक फ्यूज है इस तरह से कुछ होता है, जैसे ये एक टाइप का फ्यूज है। तो इसमें से तार होती है और यहाँ पे अपना मेन सर्किट होता है। यहाँ से करंट आ रहा है, यहाँ से करंट जा रहा है। ओके, लेट्स से यहाँ से बाहर से, घर के बाहर से करंट अपने आ रहा है, कहीं पे सोर्स से या जो मेन अपना पावर सोर्स होता है, यहाँ से करंट आ रहा है और यहाँ से अपने घर में आ रहा है। लेट से अचानक कुछ तो हो गया, कुछ तो प्रॉब्लम हो गई कि इस वजह से अचानक करंट का जो रेटिंग है वो जितना आना चाहिए था, लेट से कि 30 एम्पियर 40 एम्पियर या जितना भी एम्पियर आना चाहिए था उससे एक्सीड कर गया। जो भी अपना रेटिंग है उससे एक्सीड कर गया। सो अचानक से करंट बढ़ गया। आप यहाँ पे दिखा रहा हूँ आपको कि लेट से कि यहाँ पे करंट ज़्यादा आ गया अचानक से। सो क्या होगा, ये करंट इसमें से पास होगा। ओके, बिकॉज ये करंट इसमें से पास होगा और लेट से कि इसका कुछ रेटिंग है, लेट से कि हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं कि 30 एम्पियर तक, या 30 एम्पियर तक इसका रेटिंग था, यानी 30 एम्पियर तक का करंट झेल सकता था, उसके ऊपर का नहीं। सो अगर 30 एम्पियर के नीचे आएगा तो वो आराम से इसमें से पास होगा। पर अगर हमारे पास जो करंट आ रहा है वो 30 एम्पियर को एक्सीड कर गया और लेट्स से कि हमारे घर में जो भी कुछ अप्लायंसेस है वो अगर इतना करंट अचानक उनके उनमें एंटर हो गया तो वो डैमेज हो सकते हैं। सो इस वजह से हम लोग उसमें फ्यूज़ लगाते हैं। सो ये फ्यूज़ हमने यहाँ पे लगा दिया है ताकि वो कोई भी डैमेज ना हो। सो इन केस कुछ भी प्रॉब्लम हो गया बाहर, तो उस वजह से अचानक से ज़्यादा करंट आ गया। सो ये क्या होगा, लेट्स से कि ये कुछ 40 एम्पियर तक का करंट है, वो इसमें से जाने की ट्राई करेगा, बट इसका जो लिमिट है वो 30 एम्पियर तक है। जैसे ही ये करंट इसमें एंटर करेगा, ये जो आप छोटी सी यहाँ पे तार देख रहे थे, ये तार आपने यहाँ पे देखी थी, इसे फिर से बनाता हूँ। ये तार आपने जो देखी थी वो बहुत ही पतली होती है, उसका जो मेल्टिंग पॉइंट है वो कुछ इस तरह से बनाया होता है कि अगर वो 30 एम्पियर को क्रॉस कर ले, सो जो उसमें जो हीट प्रोड्यूस होगी उससे वो मेल्ट हो जाएगी। सो लेट्स से कि ये मेल्ट हो गया, बिकॉज इतना करंट अचानक से आ गया, सो ये मेल्ट हो गया, सो ये टूट गया, यहाँ पे टूट गया। सो बिकॉज ये टूट गया तो ये फ्यूज अचानक से बंद पड़ जाता है। सो यहाँ पे सर्किट ओपन हो गया। सो अभी ये करंट यहाँ से पास नहीं हो सकता। सो इस वजह से इस फ्यूज ने हमारे जो अप्लायंसेस है उसे डैमेज होने से बचाया है। इस तरह से अपने घर में जो फ्यूज है वो यूज होता है। ओके, सो फ्यूज का काम तो हमें पता चल गया है। सो हमारे केस में हमारा जो क्वेश्चन है उसमें भी एक टाइप का फ्यूज है जो फ्यूज 8 एम्पियर करंट तक झेल सकता है। यहाँ पे मैंने 30 बोला है। हमारा जो क्वेश्चन का जो फ्यूज है, लेट्स से मैं इसको रब कर लूँ। हमारे क्वेश्चन में जो फ्यूज है, लेट्स से ये फ्यूज है, ये 8 एम्पियर तक का करंट झेल सकता है। यानी कि 8 एम्पियर तक का अगर करंट उसमें से पास हो गया है उसके नीचे, तो कुछ नहीं होगा, फ्यूज चलता रहेगा। बट अगर 8 एम्पियर के ऊपर करंट चला गया, 9 एम्पियर 10 एम्पियर कुछ भी हो सकता है, तो वो क्या होगा, ये जो अंदर का जो फिलामेंट है या कोई वायर है वो मेल्ट हो जाएगी। सो इस तरह से उसे डिज़ाइन किया गया है। बट उन्होंने पूछा है कि लेट्स से कि कैन इट यूज विद एन इलेक्ट्रिक अप्लायंस रेटेड 5 किलोवाट 200 वोल्ट। सो लेट्स से कि इस फ्यूज को हम लोगों ने एक ऐसा अप्लायंस लगा दिया जो बहुत ही हैवी है, जो कि अराउंड 5 किलोवाट तक एनर्जी कंज्यूम कर रहा है और 200 वोल्ट पे चल रहा है। 200 वोल्ट जो नॉर्मली एसी होता है वो, बट 5 किलोवाट इतना एनर्जी वो कंज्यूम कर रहा है फॉर वर्किंग। ओके, और वो जो करंट जो भी जा रहा है, बिकॉज उसको वर्क करने के लिए जो भी करंट जा रहा है वो इस फ्यूज में से जा रहा है। सो ये 8 एम्पियर का फ्यूज वर्क करेगा या नहीं करेगा, वही हमें बताना है। चलो फिर देखते हैं। तो उसके लिए हमें फाइंड करना पड़ेगा कि भाई
टोटल करंट कितना ये कंज्यूम कर रहा है, यानी कि टोटल करंट इसमें से कितना पास हो रहा है उस अप्लायंसेस के थ्रू। सो वो अप्लायंस, सिंपल अप्लायंस कितना है, कितना पावर पे चल रहा है, तो वो चल रहा है 5 किलो वैट पे, मतलब 5000 इतना वो पावर ले रहा है। 5000 का 5000 वैट इतना पावर वो ले रहा है, और जो वोल्टेज है वो है 200 वोल्ट। सो हमें ये फाइंड करना है कि करंट कितना है, तो करंट आई में फाइंड करना है। अगर हमें करंट का वैल्यू मिल गया और लेट से वो करंट का वैल्यू 8 से ज़्यादा होगा, 8 से ज़्यादा होगा, इसका मतलब फ्यूज़ नहीं काम करेगा, वो फ्यूज़ मेल्ट हो जाएगा। और अगर वो 8 से कम होगा यानी कि वो फ्यूज़ चलेगा। चलो फिर फाइंड कर लेते हैं कि वो करंट कितना है। तो करंट की वैल्यू फाइंड करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, P इज इक्वल्स टू वी आई। हमने अभी भी देखा कि P इज इक्वल्स टू होता है वी आई, पावर इज इक्वल्स टू वोल्टेज मल्टीप्लाई करंट, तो इसका प्रोडक्ट होता है। सो करंट इज इक्वल्स टू पावर अपॉन वोल्टेज, करंट इज इक्वल्स टू पावर अपॉन वोल्टेज। सो हमारा पावर कितना है 5000 और हमारा वोल्टेज है 200। लेट्स फाइंड आउट। सो यहाँ पे हमें 5000 अपॉन 200 करना है बस। तो कितना हो गया ये गया, ये गया। सो ये हो गया 25 एम्पियर ऑफ करंट। तो करंट की वैल्यू हमारे पास आ चुकी है। टोटल 25 एम्पियर ऑफ करंट उसको चाहिए अगर उसे 5000 किलोवाट पे चलना होगा। यानी कि ये अप्लायंस यहाँ पे आप देख सकते हो, ये कुछ 5000 किलोवाट पे चल रहा है और उसका वोल्टेज है 200 वोल्ट मिल रहा है, तो उसको करंट की रिक्वायरमेंट होगी अराउंड 25 एम्पियर का करंट। सिंपल बात है, ये है अपना 8 एम्पियर का फ्यूज और इसमें से जा रहा है 25 एम्पियर का करंट, जो कि बहुत ज़्यादा होता है। अगर इतना करंट इस फ्यूज में जाएगा तो फ्यूज इन सेकेंड्स, इन मिली सेकेंड्स ही डैमेज हो जाएगा, या उसको वो मेल्ट हो जाएगा या जल भी सकता है। ओके, सो सिंपल बात है, हम लोग इस फ्यूज को यहाँ पे नहीं यूज़ करने वाले। हमें कोई ऐसा फ्यूज चाहिए जिसका रेटिंग अराउंड 30 एम्पियर तक हो। 25 भी नहीं, 30, बिकॉज सिंपल बात है, अगर 25 तो हमें थोड़ा सा तो कम में जाना होगा। मतलब अगर 25 की ज़रूरत है, 25 की ज़रूरत है तो हमें 30 तक का फ्यूज़ लगाना है। हमें 25 पे 25 नहीं लगाना है, क्योंकि ऐसा भी हो सकता है कि अचानक से थोड़ा ऊपर नीचे हो गया तो भी फ्यूज़ उड़ जाएगा। तो ऐसा नहीं चाहिए, हमें थोड़ा सा ऊपर चाहिए। सो हमें अराउंड 30 एम्पियर तक का फ्यूज़ चाहिए, ना कि 8 एम्पियर। तो ये 8 एम्पियर फ्यूज़ यहाँ पे नहीं वर्क करने वाला। ठीक है, सो हम लोगों ने रीज़न भी फाइंड हो गया, हमें रीज़न भी पता चल गया कि यहाँ पे क्या रीज़न है 8 एम्पियर का फ्यूज़ नहीं यूज़ कर सकते। वो फ्यूज़ इंस्टेंटली मेल्ट हो जाएगा और वो सर्किट ओपन हो जाएगा। ओके ओके, सो पहला वाला क्वेश्चन तो अपना यहाँ पे हो चुका है। अब हम लोग बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो यहाँ पे बोल रहा है कि नेम द सेफ्टी डिवाइसेस विच आर कनेक्टेड टू द लाइव वायर ऑफ हाउस होल्ड इलेक्ट्रिक सर्किट। सो ऐसा कौन सा सेफ्टी डिवाइस है जो हमारे हाउस होल्ड में हम लोग लगाते हैं जनरली। सो आप यहाँ पे देख सकते हो कि जो ओल्ड टाइम में हम लोग फ्यूज़ को यूज़ करते थे, या कोई भी ऐसा डिवाइस हो उसमें नॉर्मली फ्यूज़ यूज़ होता है जो कुछ ऐसा होता है। अभी ये फ्यूज़ बंद हो चुके हैं, ये फ्यूज़ नहीं यूज़ होते, या मैक्सिमम ऐसे सर्किट में यूज़ होते हैं कि अगर एक बार वो फ्यूज़ चला गया तो फिर हम उसे रिप्लेस भी कर सकें। बट ये जो फ्यूज़ होते हैं, जो पुराने वक्त के फ्यूज़, इन्हें रिप्लेस करना पड़ता था। क्योंकि एक सिंपल बात है, आप यहाँ पे देख सकते हो, अगर लेट्स से कि करंट एक्सीड कर गया इसको, इसका जो रेटिंग है, जैसे कि हमारे अभी जो हमारा जो क्वेश्चन था उसमें ही बताया था कि 8 एम्पियर का करंट का फ्यूज़ है। अगर सिंपल बात है, उसे एक्सीड कर गया ये करंट जो आ गया, वो अचानक से 8 से 9 हो गया, तो इतने छोटे से 8 से 9 होने की वजह से भी वो मेल्ट होके यहाँ से ब्रेक हो सकता है। तो ये तो गया फिर फ्यूज़, तो इसको फिर से जाके बदलो, फिर इसको निकालो, दूसरा डालो, फिर वो कुछ हो गया, फिर टूट गया लेट्स से, तो उसको निकालो और डालो। और लेट्स से क्या आप बोले कि नहीं, मैं एक काम करता हूँ, हर बार बदलने का ज़रूरत लग रहा है, तो मैं एक काम करता हूँ, एक थोड़ा बड़ा वाला डालता हूँ, मैं 20 एम्पीयर का डाल देता हूँ। बट हम जो घर में यूज़ कर रहे हैं अप्लायंसेस, वो बहुत ही कम रिक्वायरमेंट उनका, लेट्स से 12 एम्पीयर तक या 10 एम्पीयर तक मैक्सिमम उनका रिक्वायरमेंट है, उसके ऊपर जाना नहीं चाहिए। और आप यहाँ पे 20 एम्पीयर तक का करंट का लगा रहे हो फ्यूज। सिंपल बात है, 20 एम्पीयर का करंट लगा दिया तो वो मेल तो नहीं होगा, बट कुछ भी प्रॉब्लम हो गया तो उससे पूरा घर ही जल जाएगा। तो वो कुछ काम नहीं करने वाला। वो ऐसा ज़्यादा फ्यूज लगाने से काम नहीं होगा, और कोई कम वैल्यू का फ्यूज लगा दे तो वो हर बार ऐसे टूटते रहेगा, या हर बार उसको जाके बदलना पड़ेगा। तो उस वजह से एक ऐसा अप्लायंस होता है, ऐसा एक डिवाइस होता है, जिसे हम लोग कहते हैं एमसीबी। एमसीबी इसका फुल फॉर्म है
मिनी मिनिएचर मिनिएचर सर्किट ब्रेकर। मिनिएचर सर्किट ब्रेकर, स्पेलिंग मिस्टेक हुआ थोड़ा इग्नोर कर लीजिए। मिनिएचर सर्किट ब्रेकर वो कुछ तरह से दिखता है, मैं आपको दिखाता हूँ अभी। ओके स्टूडेंट्स, आप यहाँ देख सकते हो, इसको कहते हैं एमसीबी, मिनिएचर सर्किट ब्रेकर। यानी क्या होता है, ये यहाँ पे कनेक्ट होता है, लेट्स से लाइव है तो इस तरह से वो कनेक्शन होता है कुछ। ओके, एग्जैक्टली मुझे पता नहीं, पर ये कुछ इसी तरह से होता है। मतलब यहाँ से फिर बाहर से ये वायर आ गया, ये हमारे घर पे चला गया, ये बाहर से आ गया, ये घर पे चला गया, ऐसा। सो यहाँ से लेट्स से करंट आ रहा है, करंट इसमें जाएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे ये स्विचेस है, तो उसे हमें ऊपर करना पड़ता है। तो हम लोगों ने यहाँ पे देखो, यहाँ पे पहले से ऊपर करके रखे, तो जनरली नीचे होते हैं, तो उसे हमें ऊपर करना पड़ता है। अगर ये स्विच ऊपर है, इसका मतलब ये सर्किट, इसका मतलब ये ऑन है या सर्किट क्लोज है। सो क्या होगा, करंट आ रहा है, करंट आ रहा है, इसमें से करंट जा रहा है। ओके, करंट आ रहा है, जा रहा है। ओके, सो क्या हो रहा है, इसमें एक आयरन प्लेट होती है। इसका डिटेल तो नहीं पता मुझे, पर इतना पता है कि इसमें एक आयरन प्लेट होती है। लेट्स से कि अभी कुछ हैवी करंट आ गया, कुछ तो बाहर माल फंक्शन हो गया, कुछ भी प्रॉब्लम हो गया, इससे हैवी करंट इसमें आ गया, इसमें घुस गया करंट। लेट्स से कि हम लोग इसमें ना पहले एक काम कर लेते हैं, एक ही वायर बनाते हैं। से लेट्स से कि ये यहाँ पे वायर कनेक्टेड है और यहाँ से जा रही है, ये हमारे घर में जा रही है और यहाँ से बाहर से आ रहा है। ये यहाँ पे लेट्स से हैवी करंट आ गया अचानक से। यहाँ पे आप देख सकते हो, अगर मैं यहाँ पे ज़ूम कर लूँ, तो यहाँ पे लिखा है, देखिए आप, यहाँ पे अपने लिखा है कि ये जो है ना, ये 40 एम्पीयर तक का करंट को ले सकता है। यानी 40 एम्पीयर का करंट होगा तो वो लेगा। और यहाँ पे भी देख सकते हो, यहाँ पे छोटा वाला भी है, ये 25 एम्पीयर करंट ले सकता है। तो अगर आपकी छोटी रिक्वायरमेंट या कम रिक्वायरमेंट होगी तो आप ये छोटा वाला लगा सकते हो, और अगर आपकी ज़्यादा रिक्वायरमेंट होगी तो आप ये 40 वाला या 40 वाला बड़ा वाला लगा सकते हो। सो ऐसे अलग अलग आते हैं, आपकी 40 है, 50 है, 80 है, 100 है, जो भी कुछ है रिक्वायरमेंट, उस हिसाब से फिर आपको ये लगाना पड़ता है। तो सिंपल है, 40 एम्पीयर तक का ये ले सकता है। तो लेट्स से अचानक से 60 एम्पीयर का करंट यहाँ से आ गया, या कुछ भी शॉर्ट सर्किट हो गया, कुछ भी ऐसा आपने किया कि उस वजह से शॉर्ट सर्किट हो गया, या कुछ अप्लायंस खराब है उसने शॉर्ट सर्किट कर दिया, या अचानक से कहीं पे कोई लाइव वायर और न्यूट्रल वायर टच हो गई, तो उस वजह से कुछ हो गया है, कुछ मेल्टिंग हो रहा है घर में, कुछ ऐसा अप्लायंस है जो जल रहा है, कुछ खराब हो रहा है, टूट रहा है, ऐसा कुछ भी हो गया। सो इससे समझ आता है कि अचानक से करंट का वैल्यू बढ़ चुका है। सो जैसे करंट का वैल्यू बढ़ गया, तो वो जो आयरन प्लेट होती है वो मेल्ट होके ऐसे गिरती है। तो उस वजह से क्या होता है, ये जो स्विच होता है वो नीचे आता है, गिर जाता है, और अचानक से सारा सारा सर्किट जो होता है वो ओपन होता है, यानी कि अभी करंट फ्लो नहीं हो सकता। तो अचानक से सारी लाइट चली जाती है अपने घर की, तो समझ लेना कि कुछ तो प्रॉब्लम हो गया है, एमसीबी गिर गया। इसे हम लोग कहते हैं एमसीबी गिर गया। गिर गया मतलब वो जो स्विच होता है वो नीचे आ जाता है, उसको कहते हैं हम लोग गिर गया। सो एमसीबी गिर गया तो हमें करना क्या पड़ता है, हमें कुछ भी प्रॉब्लम हुआ है, जो भी हमें प्रॉब्लम हुआ है, लेट से कोई अप्लायंस खराब है, जल रहा है, तो हमें उसको रिपेयर करना है या उसको निकाल देना है, मेन सर्किट से निकाल देना है, ताकि हम लोग उसे रिपेयर करें, और फिर जाके इस स्विच को फिर ऑन करना है, तो ये फिर चालू हो जाता है। सो अभी फिर से सर्किट जो है ओपन है और ये वर्क कर रहा है, फाइनली वर्क कर रहा है। सो इस केस में, एमसीबी के केस में, सिंपल बात है, हमें हर बार फ्यूज की तरह उसे चेंज नहीं करना पड़ता। उससे वो कॉस्ट इफेक्टिव होता है, और हम लोग मतलब सिंपल है, कॉस्ट इफेक्टिव है, और एक और बात है कि जस्ट उसको ऑन ऑफ करना है। इससे हमारे हमें हैंडी भी होता है, हम लोग जब चाहे तब ऑफ भी कर सकते हैं, जब चाहे ऑन कर सकते हैं, और हर बार फ्यूज का झंझट भी नहीं है। ओके, सो इससे बहुत ही मतलब बहुत ही काम आसान होता है। सो हम लोग नॉर्मली सेफ्टी के लिए एमसीबी को अपने घर में फिट करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो आज के सारे क्वेश्चन हो चुके हैं। हम लोगों ने टोटल 5 क्वेश्चन देखे थे, और सारे कुछ हम लोगों ने किया। 4 न्यूमेरिकल्स थे, एक रीजन बेस्ड क्वेश्चन था। आई होप कि आपको ये सारे क्वेश्चन समझ आए होंगे। अगर आपको ये समझ आए होंगे तो आप प्लीज़ आज की वीडियो को लाइक करिएगा, और ऐसे नए-नए क्वेश्चंस को देखने के लिए अपने इस चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू वेरी मच, फिर मिलते हैं ऐसे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, और ऐसे ही पढ़ाई करते रहें।